स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी। आरपीएससी ने रिलीज कर दी है ग्रेड 2 की वैकेंसी। कुल 2129 पद दिए गए हैं। फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द, यानी 26 दिसंबर से। क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आप एज लिमिट में आ रहे हैं या नहीं, और अगर आप राजस्थान के बाहर के हैं यानी अन्य राज्य के हैं तो क्या आपको मान्यता मिलेगी या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब मैं आज इस सेशन में देने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़े सवाल का जवाब कि अगर आप राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हैं, आपके पास डोमिसाइल नहीं है, इन दैट केस क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो बिल्कुल एलिजिबल हैं। बस इतना मान लें कि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप एक मेल हैं तो। ऑल फीमेल्स को 5 इयर्स का एज लिमिट में बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अगर आप SC ST BC EWS कैटेगरी से हैं तो आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। आउटसाइड ऑफ राजस्थान के मेल्स को जो रिजर्वेशन में आ रहे हैं उनको कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ से अब हम अपनी जानकारी को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कुल पद कितने हैं और कहाँ कहाँ हमें ये पद देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुल पद हैं हमारे पास यहाँ पर 2129, और सबसे भारी वैकेंसी जिस सब्जेक्ट में देखी जा रही है वो है गणित यानी मैथ में। टोटल 694 तकरीबन 700 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा टोटल में हिंदी में अगर बता दूँ तो 288 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इंग्लिश में 327, मैथ्स में 694, साइंस में 350, सोशल स्टडीज़ में 88, संस्कृत में 309, पंजाबी में 64, और वहीं उर्दू में भी आपको मिल रही हैं कुल 9 पद। तो अच्छी खासी वैकेंसी है ये। लेकिन पिछली जो आरपीएससी की, चाहे वो ग्रेड 1 का भी था चाहे वो सेकंड ग्रेड का भी है, वैकेंसी कुछ कम देखने को मिल रही है। पिछली बार तकरीबन कुछ 6000 वैकेंसीज देखने को मिली थी, इस बार उससे कुल 1/3 ही देखने को मिल रही है। तो कंपटीशन काफ़ी भारी रहने वाला है। अगर आप इस बार अपीयर करना चाह रहे हैं तो तैयारी आज से अभी से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले अपनी अपनी एलिजिबिलिटी को समझना ज़रूरी है। अब क्या है ना, इस तरीके की नोटिफिकेशंस की लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने आपके लिए सारे की पॉइंट्स ऑलरेडी लिख लिए हैं ताकि आपको मैं साफ स्पष्ट भाषा में सब समझा सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। आप आ रहे हो एज लिमिट में या नहीं आ रहे हो। तो आपकी कुल आयु और ये डेट को यहाँ पर देखा गया है 2026 से, बिकॉज पिछली बार जब उन्होंने एज की काउंटिंग की थी तो अगले साल के न्यू ईयर के अकॉर्डिंग किया था, बट अभी गैप आ गया तो कुछ बीच में जो 1-2 साल जो ये डिले रहा है, गैप रहा है, उसका बेनिफिट देते हुए 2025 से एज लिमिट नहीं काउंट कर रहे हैं, 2026 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यानी जो अपर एज लिमिट है वो 2026 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आपकी कुल आयु 18 साल से कम नहीं हो सकती, 40 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। पे बैंड बहुत अच्छा है। पे मैट्रिक्स आप 42,300 पे आ रहे हो, और फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी 26 दिसंबर 2024 से और चलेगी 24 जनवरी 2025 तक। 2025 में जनवरी मतलब आपने 25 जनवरी नहीं होने देना, उससे पहले पहले अपनी फॉर्म फिलिंग को पूरा कर देना है। अगर आप फॉर्म फिलिंग में किसी तरीके की दिक्कत आपकी आती है तो इन दैट केस आपके ऊपर आरपीएससी एक्शन भी ले सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया को करना पड़ेगा। अगला सवाल जो बहुत सारे लोगों का रहता है कि मैम रिजर्वेशन का बेनिफिट क्या रहेगा। पहला सवाल तो यही था कि हम मान्य हैं या नहीं, अगर हम दूसरी स्टेट के हैं तो दूसरी स्टेट के कैंडिडेट्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरिट में आते हैं तो आपको जॉब भी मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं दूसरी स्टेट के तो इन दैट केस आप चाहे जनरल हैं चाहे रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। वहीं जनरल कैटेगरी की फीमेल्स को, वो चाहे किसी भी राज्य से हैं, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ राजस्थान के कैंडिडेट्स की, राजस्थान में अगर आप रिजर्वेशन के अंडर आ रहे हैं तो मेल्स को 5 साल का रिलैक्सेशन और फीमेल्स को 10 साल का रिलैक्सेशन। 10 साल का रिलैक्सेशन कैसे बना कि फीमेल्स को एनीवे जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन तो दे ही रहे हैं, प्लस रिजर्वेशन का 5 साल का एडिशनल हो गया, तो 5 + 5 जोड़ के 10 हो गया। तो 10 साल का बेनिफिट आपको फीमेल्स को मिलेगा अगर आप राजस्थान से SC ST BC या EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो। अब अगला बड़ा सवाल जहां बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बाद में कुछ और डाउट हो आपका एलिजिबिलिटी रिलेटेड तो मुझसे पूछ लेना वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये टीजीटी लेवल की पोस्ट है ना, तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए ग्रेजुएशन और एक एजुकेशनल डिग्री। तो आपका BEd DLEd दोनों चलेगा।
यहाँ पर आपको क्योंकि एक ग्रेड लेवल की पोस्ट है तो सीटेट टेट यानी किसी भी लेवल का टेट क्वालिफाई होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस ग्रेजुएशन हो और उस ग्रेजुएशन में आपने एटलीस्ट वो एक सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसके लिए आप अपीयर कर रहे हो, उसके साथ साथ आपके पास एक एजुकेशनल डिग्री हो यानी कि BEd/DLEd। अब बहुत ही बड़ी चीज़ जो हमें इससे पहले अभी देखने में मिल रही थी रीट के मामले में, वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है कि अगर आप अपीयरिंग में हैं, अपीयरिंग यानी कि आप अपने BEd के जो फाइनल ईयर में हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में अपीयरिंग हैं, तो आप अब अभी भी एलिजिबल हैं। मतलब अभी आपके पास फॉर्म भरते हुए हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है, रिजल्ट नहीं है, वो चलेगा, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम शुरू होगा, एग्ज़ाम डेट से पहले पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करनी है। यानी कि मान लो फॉर्म फिलिंग ख़त्म हो जाती है 24 जनवरी तक, 24 जनवरी तक आप अभी एग्ज़ाम दे रहे थे अपना, एग्ज़ाम फाइनली आपका RPSC का होगा मान लो अगले साल जाके किसी पॉइंट पे, तब तक आपके पास अपना पूरी एलिजिबिलिटी हो, इतना आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट की अगर मैं अब बात करूं तो कुछ सब्जेक्ट्स में तो आपको वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में बस पढ़ा होना चाहिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तो जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं और उसके साथ साथ मैथ, इन सब्जेक्ट्स में आपको बस ग्रेजुएशन लेवल पे ये पढ़ा होना चाहिए, इतनी एलिजिबिलिटी भी मान्य होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे कि साइंस की बात करूं या सोशल स्टडीज़ की बात करूं, उसमें एलिजिबिलिटी के रूल्स थोड़े से बदल जाते हैं। वहां पर देखिए आपके रूल्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगे कि अगर आप मान लीजिए साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने जिस भी कॉम्बिनेशन में पढ़ा है वो फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, बस बशर्ता आपने एटलीस्ट इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हों। तो आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन हो। जैसे कुछ लोग कॉलेज में जाके BSc करते हैं तो PCM चूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग PCB चूज़ कर लेते हैं। आपने बस फिजिक्स केमिस्ट्री एटलीस्ट पढ़ी हो, या फिजिक्स के साथ एटलीस्ट बायो पढ़ी हो, या केमिस्ट्री के साथ एटलीस्ट बायो केमिस्ट्री पढ़ी हो, कोई भी 2 आप ऐसा अपनी एलिजिबिलिटी पूरा कर लो तो आप साइंस के लिए अपीयर कर सकते हो। अगर आप सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडी, सोशल साइंस के लेक्चरर, टीचर बनना चाहते हैं, सीनियर टीचर बनना चाहते हैं, उन दैट केस आपने इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में से कोई भी एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हो। सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, ये सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो साइकोलॉजी इसमें नहीं है, होम साइंस इसमें नहीं है, सो कॉमर्स भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, जैसे कॉलेज में आपने हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ लिया था, या ज्योग्राफी के साथ पब्लिक एड पढ़ लिया था, या सोशियो के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया था, कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हो तो आप एलिजिबल होंगे। अब अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा था, साथ में एक हिंदी भी पढ़ा था, तो क्या आप दोनों सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हैं? तो हाँ, आप यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हुए, क्योंकि हिंदी आपको एनीवे आपने ऑप्शनल भी लिया था, इन दैट केस ऑल्सो एलिजिबल हो गए, और यहाँ सोशल साइंस का भी एलिजिबिलिटी पूरा हो गया क्योंकि आपने मेन सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स ले लिए थे, तो वहाँ पर आपकी पूरी एलिजिबिलिटी बन जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद अगला मुद्दा है एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा और इसमें मिनिमल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कितने सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए, आपका MCQ पैटर्न में पेपर कंडक्ट होने वाला है। इस पेपर के 2 भाग होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जनरल नेचर का है, पेपर 2 आपके कंसर्न सब्जेक्ट का है। दोनों में ही आपको पहले पेपर में 2 घंटा मिलेगा, दूसरे पेपर में 2.5 घंटा। पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे और दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चंस। ये जैसे UGC नेट का पैटर्न होता है। अच्छा, हर राइट आंसर का आपको 2 मार्क मिलेगा, हर गलत आंसर पे 1/3 डिडक्शन है आपकी, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर चलेगी। हर MCQ में आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो A, B, C, D, E। तो जो 5th ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता और आप नेगेटिव मार्किंग के डर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो आपको ऑप्शन E पे यानी 5th ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर आप गलती से उसको भूल जाते हो तो वो 1 बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, लेकिन मोर देन 10% क्वेश्चंस में अगर ये देख लिया गया, इन दैट केस आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा पेपर से। मान लो पेपर 1 में जैसे आपका पेपर चेक हो रहा है,
और 100 क्वेश्चंस हैं। आपने 12 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए और आपने ऑप्शन ई पे भी क्लिक नहीं किया था, इन दैट केस आपका पेपर आगे चेक ही नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना, इस बात का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। रीट में भी ये सेम चीज़ देखी जाती है कि आप एटलीस्ट वो ऑप्शन को टिक करके आएँ, ठीक है। इसके अलावा टोटल आपको जितने भी आपको पर पेपर क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें से आपको मिनिमम 40% स्कोर करना है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वरना आप फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अगर आप राजस्थान के रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं तो आपको वहाँ पर 5% का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आप अगर 35% भी स्कोर कर लेते हो तो भी आप मेरिट के लिए कंसिडर माने जाएंगे। जनरल पेपर जनरल नेचर का है, इसमें सबसे पहले तो राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान की स्टैटिक जीके, राजस्थान के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। इसके अलावा देश, वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड की जीके भी इसमें पूछी जाएगी। इसके अलावा जो आपका पेडागोजिकल पोर्शन होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, वहां से भी सवाल बनेंगे। तो कुल 100 सवाल यहां पर बनेंगे और ये होगा 200 मार्क्स का, ठीक है। जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है पेपर 2 2.5 घंटे वाला, ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट में है। इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में प्लस उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुल 150 सवाल होंगे, हर सवाल जो सही है उसका 2 मार्क मिलेगा, तो ये कुल 300 मार्क्स का पेपर होगा। मेरिट कंसिडरेशन के लिए मिनिमम 40% स्कोर करना है, बता दिया है। नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब अगला बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है कि मैम तैयारी हम कहाँ से करेंगे, तैयारी कैसे करनी है। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि आरपीएससी की वेबसाइट अपने आप में काफ़ी सशक्त है। आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी आरपीएससी की वेबसाइट पे मिल रहा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ आपका काम आसान बनाने के लिए। ये मेरे पीछे आरपीएससी की वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर अगर आप ऊपर जाएंगे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में तो आपको सिलेबस वाले सेक्शन में पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर बस टॉप पे अपनी कैटेगरी, एग्जाम कैटेगरी और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, आपको यहाँ पूरा अपना सिलेबस मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम आ गए स्कूल लेक्चरार के सिलेबस पे। स्कूल लेक्चरार मान लीजिए मैं इंग्लिश का खोल लेना चाहती हूँ, तो पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास है। तो ग्रामर से क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के क्या टॉपिक्स रहेंगे और क्या क्या रहेगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी पोर्शन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे, सो दैट आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न्स को बेहतर समझना चाहते हैं या एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर लेना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपने, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, एक्सपर्ट गाइड्स हैं, आपके लिए डिटेल्ड सिलेबस के वीडियोस लेकर आएंगे और एग्जाम पैटर्न की वीडियोस लेकर आएंगे, पास्ट ईयर कट ऑफ्स की वीडियोस लेकर आएंगे, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस कि आने वाली इस भर्ती के लिए हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। पर सबसे पहली तैयारी यहाँ पर है अपनी फॉर्म फिलिंग की। तो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, उसकी तैयारी अपनी रखिए। आपके लिए एग्जाम रिलेटेड जो तैयारी है वो हम आपके लिए अड्डा 24/7 पे यहाँ पर करके रखेंगे। किसी भी और तरीके का डाउट अगर आपके मन में बन रहा है इस नोटिफिकेशन को लेकर, तो वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। आपके लिए एक FAQ सेशन लेकर आऊंगी जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगी। थैंक यू सो मच। मैं हूँ ऐश्वर्यापुरी और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ TGT PGT अड्डा 24/7 पे। थैंक यू।